बहुत कम लोगों को याद होगा, ये 1993 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, जब अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला था। ये दबाव डाला था कि रूस भारत के साथ अपनी डील तोड़ दे, भारत को क्रायोजेनिक इंजन किसी भी कीमत पर नहीं दे। भारत की कांग्रेस सरकार को उम्मीद थी कि जब उसे रूस से क्रायोजेनिक इंजन मिल जाएगा, उसकी टेक्निक मिल जाएगी, तो हम स्पेस में लंबी छलांग लगाएंगे। लेकिन अमेरिका ने दबाव क्या दिया, रूस झुक गया और भारत भी कुछ नहीं कर सका। आज उसी रूस पर यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगाया, तो रूस अपना तेल बेचने के लिए बेबस हो उठा। किसी प्रकार से कोई खरीद ले, डिस्काउंट तक देने लगा। लेकिन रूस की इस कोशिश के बाद भी दुनिया के किसी भी देश ने हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया। मगर मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि भारत हित को सर्वोपरि रखते हुए हम तेल खरीदते रहेंगे। कभी रूस पर दबाव डालकर क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर देने वाला अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत पर भी दबाव डाल रहा था कि वो रूस से तेल न खरीदे, लेकिन भारत ने झुकने से मना कर दिया। और इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिकी डॉलर और यूरोपियन मुद्रा यूरो को चुनौती देते हुए रूस के साथ दूसरी करेंसी में कारोबार करने का फैसला किया। और ये जो पूरी डील हुई ना, भारत के हजारों करोड़ रुपए बचे, और इस देश के पैसे बचे हैं। बल्कि जानते हैं, अब तो अमेरिका ये कह रहा है कि भारत रूस पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए कुछ करे। यानी जो कहानी क्रायोजेनिक इंजन से कांग्रेसी सरकार के समय शुरू हुई, वो कहानी मोदी सरकार तक आते आते पलट गई। लेकिन जानते हैं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कांग्रेस की वही पुरानी आदत आज फिर से, मतलब जो भारत को पूरी दुनिया का पिछलग्गू बनाने की एक कवायद है ना, वो फिर से शुरू हो गई है। फिर से कांग्रेस बना देना चाहती है। भारत की संप्रभुता पर, यहाँ की न्यायिक प्रणाली पर जर्मनी और अमेरिका के हस्तक्षेप को कांग्रेस ने पहले आमंत्रित किया और अब उसे धन्यवाद कह रही है। यानी क्या फिर से एक बार 2024 के चुनाव से पहले या 2024 के चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस भारत को दांव पर लगा देना चाहती है? क्या सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए भारत को विकसित राष्ट्रों के आगे पिछलग्गू देश बना देना चाहती है? आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में एक ऐसी खबर की चर्चा करने जा रहा हूं जिसमें भारत के खिलाफ गहरी साजिश की बू नजर आती है और जिसे आप खुली आंखों से देख सकते हैं। खास बात जानते हैं क्या है कि मोदी विरोध में कांग्रेस और विपक्ष इतना अंधा हो गया है कि वो विपक्ष मतलब दुनिया की बड़ी शक्तियों के आगे उसके हाथ पर खेलने के लिए तैयार हो गया है। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं जिसके लिए ये खबर बनानी पड़ी है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की ये खबर है जो राहुल गांधी की सदस्यता के रद्द होने पर आई है। आप देखिए, जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्या कहा। उसने कहा कि हमने भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले के साथ साथ उन्हें मिले संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार, आप भाषा देखिएगा, राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में है। प्रवक्ता ने आगे क्या कहा वो भी देखिए। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा और क्या उन्हें मिले जनादेश के निलंबन का कोई आधार है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने आगे और भी एक चीज कहा, वो भी देखिए। जर्मनी उम्मीद करता है कि इस मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू किए जाएंगे। अब आप बड़े ध्यान से इस भाषा को सुनिए, समझिए। मैं हिंदी में करके आपको बता रहा हूं कि एक विदेशी ताकत, एक विकसित देश
कैसे भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। और कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्रालय से भी आई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता उन्होंने क्या कहा वो देखिए। कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रवक्ता ने आगे कहा एक बात, हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के मामले को देख रहे हैं। हम भारत सरकार के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आप देखिए भारत का मामला, भारत के अंदरूनी मामले में कोर्ट का फैसला, राहुल गांधी ने क्या किया क्या नहीं किया इस पर लंबी सुनवाई हुई, लेकिन कौन बयान दे रहा है, कौन देख रहा है, क्यों देख रहे हो भाई। और इतना ही नहीं, जब ये सारी प्रतिक्रिया आई ना, जर्मनी की प्रतिक्रिया आई, तो आप देखिए जो इनके राहुल गांधी के गुरु हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने तुरंत थैंक्स नोट भेजा। ट्वीट पर क्या लिखा वो भी देख लीजिए। थैंक यू जर्मनी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड रिचर्ड वॉकर फॉर टेकिंग नोट ऑफ हाउ द डेमोक्रेसी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड इन इंडिया थ्रू परसिक्यूशन ऑफ राहुल गांधी। अब आप समझिए दोस्तों कैसे भारत के अंदरूनी मामले पर कांग्रेस विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करती है और उसके हस्तक्षेप करने पर जश्न मनाती है। ये कितना बड़ा मामला है, आप मतलब वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इन सारी चीज़ों को कड़ियों को जोड़ेंगे तब कांग्रेस की ये हरकत नज़र आएगी। और ये जानते हैं मामला कैसा है, एक और आपको याद दिलाता हूँ। ये मामला वैसा ही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में एक मंत्री रहे हैं आजम खान, उन्हीं के शासनकाल में उन्हीं के राज्य में अखलाक का मुद्दा आया था, आपको याद होगा। और उस मामले में इस आजम खान ने, उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, यूएन को एक पत्र लिख दिया, मिलने का समय मांगा और ये कहा कि मैं यूएन के अधिकारियों को बताऊंगा कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अब आजम खान का मामला तो थोड़ा पुराना पड़ गया, उसमें आपको क्यों लेकर जाना, लेकिन कांग्रेस ने तो न केवल पाप किया बल्कि वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अब जब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना ज़रूरी है कि इस मामले में हुआ क्या था। इस मामले में ये वैसे तो एक कानूनी प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है कि दो लोग आपस में लड़ गए और कुछ हो गया, ये बिल्कुल कानूनी मामला है। राहुल गांधी ने 2019 के अपने भाषण में जिस प्रकार से ओबीसी के एक जाति मोदी समाज को गालियां दी, सार्वजनिक मंच से दी, इस मामले में जब शिकायत हुई तो कोर्ट ने बड़ा ही लचीला रुख अपनाया। कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा, कोर्ट ने राहुल गांधी को ये कहा कि आप किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज से, चूंकि आपने पूरे समाज को गाली दी है तो आप सिर्फ माफ़ी मांग लीजिए, ये सारा का सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का अहंकार देखिए, माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अदालत ने राहुल के अहंकार को देखते हुए कानून के मुताबिक 2 साल की सज़ा दी और सज़ा मिलते ही जो सदस्यता भी रद्द हुई वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से हुई है और उन्हीं के शासनकाल में ये फैसला आया था। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी का ये जो मामला है ये ऐसा नहीं है कि कोई पहला मामला है, ये मामले कई हो चुके हैं, दर्जन भर से अधिक ऐसे मामले हैं जिनमें सदस्यता चली गई है। लेकिन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए इस मुद्दे को देश भर में लोकतंत्र खत्म होने के नैरेटिव से जोड़ दिया और इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, संसद में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। राहुल गांधी यही वो नैरेटिव है जिसे विदेश जाकर फैलाने की कोशिश कर रहे थे और बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। आप याद कीजिए, इसी सिलसिले में जब फरवरी महीने में वो लंदन गए तो क्या कहा था उन्होंने, कैसे बताया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और विदेशी शक्तियां क्या करना चाहिए। आप सुनिए, एक छोटा सा हिस्सा सुना रहा हूं। So called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. अपने इस भाषण में
उन्होंने इस बात का तो ऐलान कर ही दिया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। साथ ही वैश्विक ताकतों से इसे बचाने के लिए अपील भी की थी। आप जब ये पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है इस देश के साथ। आज जब एक ओबीसी समाज का अपमान करने पर उनकी सदस्यता रद्द हो गई तो इन्होंने इस मामले को भारत में लोकतंत्र खत्म होने वाले जो अपने फर्जी नैरेटिव है उनके उसी से जोड़ दिया। और इसे जोड़ते ही जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों को मौका मिल गया कि वो बोले और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। और जैसे ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी, आप देखिए बाहरी देशों का समर्थन मिलते ही कांग्रेस की साजिश कामयाब हो गई और कांग्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र खत्म होने का जो नैरेटिव बुन रहे थे उसमें विदेशी सरकारों का सीधा हस्तक्षेप पाने में वो सफल हो गए। लेकिन एक सच्चाई ये है कि ये नैरेटिव पहले से ही वैश्विक संगठन, संस्थाएं और जो पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो पहले से ही फैलाने में लगा हुआ था। और यही तो वजह है दोस्तों कि इसकी शुरुआत कोविड खत्म होने के बाद बीबीसी ने की, डॉक्यूमेंट्री बनाकर की। और इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 के दंगों को नए सिरे से उठाया गया, वो मामला जिसे सुप्रीम कोर्ट तक जो पहुंचा और जिसमें हर तरह से न्याय किया गया। उस मामले में भारत की न्यायिक संस्था को, जुडिशियल अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। और ये उसी तरह का प्रयास है जैसा हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट बनाकर भारत की वित्तीय संस्थाओं के कामकाज के तरीकों पर हमला करने का प्रयास किया गया था। लेकिन देखिए, अब आपको मैं सारी चीज़ें जोड़कर बता रहा हूँ। हिंडनबर्ग में जब ये मामला आया हिंडनबर्ग का, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की। ये भी कहा कि हम सरकार की कमेटी को नहीं लेंगे, ना हम देखेंगे ना हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कमेटी बनाई। और ये किसकी मांग थी? कांग्रेस की मांग थी। या तो जेपीसी बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करें। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज क्या, जो अभी जज हैं वो जांच कर रहे हैं और कमेटी उन्होंने बनाई है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस क्या कर रही है? जब जांच कमेटी बैठ गई तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरीके से हमला कर रही है। वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगी, हमें सिर्फ जेपीसी पर भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि राहुल गांधी घूम घूम कर विदेशों में और देश में भारत के संस्थाओं के खत्म होने का नैरेटिव बुन रहे थे। यह ऐलान कर दिया, आप रिपोर्ट देखिए, कि भारत में लोकतंत्र की मौत हो चुकी है। आप रिपोर्ट देख लीजिए, इंडिया इज विटनेसिंग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी सेज राहुल गांधी। यही नहीं, भारत की संस्थाओं के साथ साथ खुद भारत, एक समूचा देश आर्थिक तौर पर प्रगति की राह में आगे बढ़ रहा है। उसे बदनाम करने के लिए एक तो पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करने की कोशिश की गई। इसके बाद जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जो अर्थशास्त्री हैं, रघुराम राजन, पूर्व आरबीआई गवर्नर, उन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये कहा कि भारत की विकास गति धीमी होकर हिंदू विकास गति की तरह हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूती के विजन से न केवल भारत का विपक्ष परेशान है, बल्कि जो वैश्विक ताकतें हैं वो भी परेशान हैं। उन्हें ये पता है कि भारत की 140 करोड़ जनता इसे पसंद करती है, लेकिन वैश्विक ताकतें भारत में मजबूत होते राष्ट्रवाद के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हुई है। इस राष्ट्रवाद को भारत के लोकतंत्र और मुसलमानों के खिलाफ बनाती हैं। और इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सिखों को भी बदनाम करने का खेल करती है। अब इसका भी आपके सामने उदाहरण देता हूं। चंद मुट्ठी भर लोग खालिस्तान की मांग लेकर विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने तो देखा होगा दोस्तों कि लंदन में भारत उच्चायोग के सामने खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किया, तिरंगे का अपमान किया
और वहाँ पुलिस उनकी मौजूद थी, उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें, तस्वीरें आ रही थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसमें भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी और दिल्ली में जो ब्रिटिश उच्चायोग है वहाँ से पुलिस की सुरक्षा को कम कर दिया गया। यही नहीं, भारत ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। जो लोग वहाँ तिरंगे का अपमान करने पहुँचे थे, उन लोगों के खिलाफ दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और ये भी पहचान की जा रही है कि वो कौन से लोग शामिल हैं। वो भारत के नागरिक हैं तो उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जा सकता है। इसके अलावा लंदन में जो भारतीय उच्चायोग है उसने भी एक अनूठा काम किया। इस बार वहां दूतावास पर और भी बड़ा तिरंगा, विशाल तिरंगा लगा दिया गया। भारत विरोधी ये ताकतें जो विदेशों में सक्रिय हैं, उन्होंने केवल ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी यही हरकत करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी, आप देख लीजिए, प्रदर्शन किया। इन ताकतों ने भारत के अमेरिका में उच्चायुक्त के साथ हिंसा करने की धमकी दी। अब इन परिस्थितियों में आप समझिए कि राहुल गांधी, कांग्रेस या ये तमाम विपक्ष क्या कर रहे हैं। क्या वो भारत में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप को न्योता नहीं दे रहे हैं? क्या वो विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप के बाद उसका जश्न नहीं मनाते हैं? तो वो कौन सी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं भारत के लिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। साथियों, भारत अजर अमर है। यहाँ पर सनातन संस्कृति दशकों से, सदियों से, हजारों सालों से पुष्पित पल्लवित होती रही है। कई आक्रांता आए, यहाँ की संस्कृतियों को नष्ट करने का न जाने अनगिनत प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? वो इस देश की सनातन संस्कृति को मिटा नहीं पाए। आज वही भारत पुराने वैभव के साथ सदियों बाद फिर से अपने उत्कर्ष की ओर लौट रहा है। तो आप देखिए, जिस प्रकार से आक्रांताओं ने इस देश की सनातन संस्कृति को मिटाने का काम किया था, वही काम आज ये विपक्ष कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस देश की जनता पर विश्वास रखिए, वो निश्चित रूप से सारी चीज़ें जानती हैं और 2024 के चुनाव में ये जो काम कर रहे हैं उन्हें इसका कड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।